हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। आज का हमारा टॉपिक है सरफाइस एक्ट 2002। इसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था पिछली वीडियो में। ये टर्म यूज़ हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो जरा हम सरफाइस एक्ट को देखते हैं क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। आप ये सोच रहे हो कि मैंने क्या संस्कृत बोल दी। नहीं नहीं, ये मैंने इसकी फुल फॉर्म बोली है, ठीक है। ये देख लो कैसे याद करोगे इसको। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन याद रख सकते हो आप, ऑफ व्हाट फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ व्हाट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। से क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स पावर्स टू बैंक्स फॉर रिकवरी ऑफ देयर लोन्स एंड एनपीएस बाय यूजिंग द कोलेटरल सिक्योरिटी if a person didn't pay the loan so that they save वेस्टिंग देयर टाइम इन फिलिंग केस इन DRTs। सी, अगर कोई बंदा अप्रोच करता है बैंक को, लोन लेता है, और अगर वो प्री डिटरमाइंड टाइम में उस लोन की अमाउंट को पे नहीं करता है तो व्हाट विल बैंक डू। तो बैंक DRT पे अप्रोच करता है, हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियोज़ में। वो DRT को अप्रोच करेगा, बट देखो बैंक होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर ऑलवेज इन हरी, ठीक है ना। उनको ना इंस्टेंट मनी चाहिए होता है, तो DRT में भी जाना वो अपना टाइम वेस्ट समझते हैं। वो सोचते हैं कि कोई इससे भी इजी प्रोसीजर हो कि हमारा लोन भी रिकवर हो जाए और अपना टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए बैंक सरफाइस एक्ट को यूज़ करते हैं। यानी कि बैंक्स को अब एक ऐसी पावर चाहिए जिसमें वो बोरोवर्स की कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को या तो सेल कर दे या लीज कर ले, और उसके बिहाफ पे वो अपने लोन को चुका ले। ये जो पावर है ये सरफाइस एक्ट प्रोवाइड करता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, बैंक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के तो लोन नहीं देता, बिना कुछ गिरवी रखे तो लोन नहीं देता है। तो अगर कोई बोरोवर उस लोन को पे नहीं करता है तो बैंक उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी जो उसने रखी हुई होती है गिरवी, उसको बेच देता है और पैसे ले लेता है और अपने लोन को रिकवर कर लेता है। ये करने की जो पावर है ना बैंक को, ये सरफाइस एक्ट के थ्रू मिलती है। दिस इज़ व्हाट द सरफाइस एक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, बैंक का लोन भी रिपे हो जाता है और उसको DRT में जाने का जो है टाइम वेस्ट भी नहीं होता उसका। तो ये इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन आउटस्टैंडिंग लोन इज़ मोर देन 1 लाख। देखो ऐसा नहीं है कि आपका 20,000 का बंदा लोन नहीं चुका रहा है और आप सरफाइस एक्ट उसका सामान बेचने चले हो। ऐसा नहीं करना है बैंक को। अगर आपका लोन अमाउंट मोर देन 1 लाख प्लस है तभी आप सरफाइस एक्ट को अप्लाई करोगे उसमें, तभी आप कोलेट्रल को यूज़ करोगे अपने लोन्स को रीपे करने के लिए। इट्स फॉर बैंक, राइट। एक और कंडीशन है, एंड ऑल्सो व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज मोर देन 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, सी अगर आपका टोटल लोन अमाउंट समझ के चलो 1 करोड़ है, टोटल लोन बैंक ने 1 करोड़ दिया है, तो इसका 20% समझ रहे हो आप, 20%, यानी कि 1 करोड़ का 20%, दैट इज 20 लाख। अगर समझो इसको, अगर बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया है एंड बोरोअर 20 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग करके बैठा है, 20 लाख प्लस अमाउंट नहीं पे कर रहा है, तो आप सरफाइस एक्ट को यूज़ कर सकते हो बहुत ईजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 लाख से कम है अगर तो आप नहीं कर सकते इन द केस ऑफ 1 करोड़। तो इस तरह से आपको देखना है 20% जो होना है वो होना चाहिए, उसके अबव होगा तो आप सरफाइस एक्ट को अप्रूव करोगे, एप्लीकेबल करोगे वहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, सरफाइस एक्ट इज बेसिकली फॉर लॉस ऑफ एसेट्स। हमें पता है सरफाइस एक्ट क्या होता है, बैंक्स का जो लॉस होता है एसेट्स का, एंड एसेट इज व्हाट, देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। बैंक के लिए उनकी एसेट क्या है, वो लोन जो वो लोगों को देते हैं वही तो बैंक की एसेट है, और वही अगर ना मिले उनको तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। 90 डेज मैंने बताया ओवर ड्यू। NPA के ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगी अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो NPA होता है 90 डेज, मैंने एक शॉर्ट बता दिया आपको, 90 डेज हो जाते हैं अगर अबव पे नहीं करता है कोई बंदा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। तो बेसिकली सरफाइस एक्ट एसेट्स के लिए होता है, और एसेट्स में भी मेन कैटेगरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो रिकवरी, NPS को रिकवर करने के भी कई तरीके होते हैं। यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि आपकी बैंक की वो लोन अमाउंट जो 90 प्लस डेज हो गए हैं, ना तो इंटरेस्ट पे कर रहा है कोई बंदा उस पर, और प्रिंसिपल अमाउंट तो वो कर ही नहीं रहा है जब इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रहा, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। उनको रिकवर करने के 3 मेथड्स हमको बताए हुए हैं। एक है सिक्योरिटाइजेशन, एक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। इनको डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटाइजेशन। सी व्हाट इज दिस,
In it, bank give the collateral which was given by borrowers to reconstruction companies and take securities of same amount from them, then sell them in the market for recovery of their loans to get instant money. Then reconstruction companies approaches to borrowers for repayment on due date. इसमें क्या होता है, एक बैंक होता है, बैंक क्या करता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है। जब कोई भी बोरोवर होता है वो लोन लेने आता है तो वो बैंक को क्या देता है, कोलेट्रल देता है। कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ एक तरीके से आप कह सकते हो। बैंक को पैसा चाहिए, अब ये जो बंदा है ये 3 महीने बाद बैंक को पैसा देगा, बट बैंक इतना वेट नहीं करेगा, तो बैंक इसकी सिक्योरिटीज़ को, दी हुई सिक्योरिटीज़ को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को जाकर दे देगा और बदले में उससे पैसे ले लेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से बैंक की फाइनेंशियल नीड, इंस्टेंट मनी की नीड कंप्लीट हो गई। अब 3 महीने बाद जो आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो डायरेक्ट अप्रोच करेगी आपके बोरोवर से, जिसने बैंक से लोन लिया था। वो उसको बोलेगी कि भाई अब तू बैंक को नहीं मुझे पे कर, क्योंकि मैंने बैंक को दे दिया। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से बैंक की जो इंस्टेंट नीड थी मनी की, बैंक को एकदम से जो पैसा चाहिए था वो बैंक को तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और उस पर्सन को लोन भी मिल जाएगा। तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन। एक तरीके से सिक्योरिटी बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देता है, उनसे पैसे ले लेता है, एंड आफ्टर जब ड्यू डेट होती है तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोरोवर्स को अप्रोच करके उनसे पैसा ले लेती हैं। नेक्स्ट वन इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन। देखो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एक डिटेल है, लेकिन इसमें जितना समझना आपके लिए ज़रूरी है मैं उतना आपको बता दूंगी। डिटेल में मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको कितना समझना है वो देखिए। एनिट एनपीएस जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, जो आपके क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स में। अब कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं वही तो करती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। उसको मैं डिटेल में एक वीडियो में बता दूंगी, बट आपको इतना जानना है कि सेकंड स्टेप इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इश्यूज नोटिस टू द डिफॉल्टिंग लोन टेकर्स टू क्लियर द सम विद इन 60 days। बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जिसने भी लोन दिया होता है वो बोरोवर को बोलती है, डिफॉल्टिंग जो पे नहीं कर रहा है डिफॉल्टिंग पे बोरोवर को बोलती है कि आप 60 days के अंदर अंदर पैसा जमा कर दो। आप 60 days दे रहे हैं हम आपको, आप पैसा जमा कर दो। अदरवाइज अगर आप जमा नहीं करते हो, दे टेक पोसेशन ऑफ द सिक्योरिटी और एसेट विच वॉज कैप्ट एज कोलेट्रल। आपने जो भी एज कोलेट्रल जो भी चीज़ गिरवी रखी हुई है लोन लेने के लिए, उसको यूज़ कर लेंगे हम, उसको जब्त कर लेंगे हम, और सेल और लीज द राइट ओवर द सिक्योरिटी। और फिर उस सिक्योरिटी को हम बेच भी सकते हैं या लीज पर भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो इसीलिए आप 60 days के अंदर अंदर हमारी पेमेंट कर दीजिए। ये होता है इन्फॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और कोर्ट का इंटरवेंशन भी नहीं हुआ इसमें, डीआरटी भी नहीं आया, कोर्ट भी नहीं आया, राइट। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक। उसके बाद अब एक होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं आपको। सी how the service of demand notice as referred in section 13(2) of the Surface Act shall be made by speed post or by courier or by any other means of transmission or by delivering including hand delivery by registered post with acknowledgement due, and all the options is correct। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कहाँ डालेंगे, एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में। सी एक और क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन कॉन्ट्रेविन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्राविन और abets द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सरफाइस एक्ट। आप सोच रहे मैंने क्या 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 बोल दिया, बताती हूँ। और ऑफ एनी रूल्स मेड देयर अंडर ही शैल बी पनिशेबल विद। अगर कोई बंदा, सिंपल, इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल, अगर कोई बंदा सरफाइस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से उसको पनिश किया जाएगा, सिर्फ इतना पूछा है इसने। इम्प्रिजन फॉर अ टर्म, उसको एक टर्म के लिए, एक टाइम के लिए इम्प्रिजन जेल दे दी जाएगी, जो कि 1 साल तक एक्सटेंड कर दी जा सकती है। उससे फाइन भी ले लिया जा सकता है, और या दोनों काम भी हो सकते हैं। या फिर 9 महीने की दी जाएगी और फाइन भी लगेगा, या दोनों काम। या फिर 6 महीने तक एक्सटेंड कर दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट, या फाइन लेंगे, या दोनों। या फिर 3 महीने तक एक्सटेंड कर लेंगे इम्प्रिजनमेंट को, या फाइन लेंगे, और दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आप कहाँ डालेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा पूरा सरफाइस एक्ट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड कोई डाउट है या थोड़ा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है किसी चीज़ में, किसी चीज़ का अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।